Today we shall see a very important law of magnetism और magnetic effect of current. Very important law. दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एम्पियर्स लॉ, दूसरा है लेंजेस लॉ. बाकी लॉ है, फारेडेस लॉ, बायर्सॉट लॉ सब है, बट ये दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. और हम पहले से भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. वाई? बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स फ्रॉम क्लोज लूप्स. अगर जब वो क्लोज लूप करते हैं, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ऐसे जा रहा है, क्लोज लूप कर रहा है, तो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ यू मूव ए यूनिट नॉर्थ पोल throughout this path like this, continuously work will be done by the magnetic field. That means the work done in a closed loop is not necessarily equal to zero. अगर जीरो होता तो हम इसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है. This law will help you to know what is the work done in moving a unit north pole throughout the closed loop. ठीक है? Before we enter to the chapter or topic, नाम है एम्पियर्स लॉ. बुक में भी लिखा है, इसको कहते हैं वार्क लॉ, बट ये लॉ के साथ वार्क का क्या रिलेशन है कहीं नहीं लिखा है. अदरवाइज इसको कहते हैं सर्पिटल लॉ, एम्पियर सर्पिटल लॉ, लेकिन कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि ये वार्क लॉ क्यों कहते हैं. वार्क लॉ इसलिए कहते हैं कि इसमें हम वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट एनी क्लोज लूप निकालते हैं, इसलिए उसको वार्क लॉ कहते हैं. Before we go for the law, suppose हमारे पास कोई एक क्लोज्ड लूप है. अब ये क्लोज्ड लूप में मान लो कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है से B1, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा था से B2. कोई अरेंजमेंट है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग सा है अलग अलग जगह पे. अगर मैं यहाँ से यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जाता हूँ dl1, वर्क डन बाई B1 तो कहेंगे B1 डॉट dl1. सिमिलरली यहाँ पर अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जाता हूँ dl2 तो हम कहेंगे वर्क डन बाई B2 इज B2 dl2. इन जनरल ओवर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B डॉट dl. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क हुआ B डॉट dl, फिर यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा सा, ऐसे एक बार अगर हम घूम के पूरा आते हैं. What is the total work done in moving a unit north pole throughout this closed loop? That is the total work done by B. क्या होगा? B dot dl1, B dot dl2, B3, B1 dot dl1, B2 dot dl2, B3 dot dl3, ऐसे करके सबको जोड़ेंगे. In general, आप कहोगे B dot dl is a work done by B over a small displacement. It is work done by B over a small displacement over a small displacement dl. तो B dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, C इज ए क्लोज लूप, ये क्या देगा? टोटल वर्क डन by B in moving a unit north pole completely once throughout a closed loop. तो B डॉट dl का यहाँ पर मैं एक साइन ऐसे दिया हूँ, क्लोज लूप इंटीग्रेशन मतलब जहां से शुरू किए थे घूम फिर के वहीं पे वापस आना है. एक बार घूम के आने में जो वर्क होगा दैट इज दिस. आपको बुक में ये वाला टर्म बार बार मिलेगा, लेकिन इसको वो वर्क डन के रूप में ये समझते नहीं है. दिस इज व्हाट इज द वर्क डन. और अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल जूल्स पर वेबर. 1 वेबर नॉर्थ पोल को एक बार घुमा के लेके आओ, जो वर्क होगा. एम्पियर्स लॉ हर कोई पढ़ता है, बट व्हाट डज दिस पार्ट रिप्रेजेंट? इसका डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है?
that is nowhere mentioned. So this is representing the work done by B in moving a unit north pole throughout a closed loop. बुक में ऐसा नहीं कहता है, क्या कहता है? वर्क डन बाय बी इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट ए क्लोज लूप कहने की बजाय वो सीधे सीधे इसी के नाम से इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। वैसे बोलने की क्या जरूरत है ना? इंस्टेड ऑफ सेइंग वर्क डन बाय ए बॉडी यू से एफ डॉट एस ऑफ ए बॉडी, तो गलत होता है ना। फिर भी चलता है, प्लस टू में तो हम लोग उसी को चलाएंगे। ये चीज को बुक पे क्या कहता है, हाउ दे रिकॉग्नाइज, हाउ दे से दिस टर्म, वो कहते हैं इट इज, ये जो बी डॉट डी डी एल है इसको बुक में क्या लिखते हैं? सी। सी क्या है? एक क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे गोल सा साइन दिया। इसको कहता है क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ऐसे पढ़ते हैं। जबकि मतलब क्या है? मतलब इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट एनी क्लोज लूप। ठीक है, और हम जानते हैं कि वर्क डन जीरो नहीं होता है, हरदम जीरो नहीं होता है, इट्स नॉट ए कंजर्वेटिव फील्ड। कितना होता है? दैट इज व्हाट इज सेड इन द एम्पियर्स लॉ। समझ में आया? तो लॉ का स्टेटमेंट को लिखेंगे। लॉ क्या कहता है? अपने हिसाब से लिखेंगे तो लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट ए क्लोज लूप कंप्लीटली वंस इज इक्वल टू, लेकिन बुक में क्या लिखा है? लिखा है क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर एनी क्लोज लूप is equal to mu times or mu zero times the current passing through the loop, passing through the loop। लॉ कहता है क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, जबकि मतलब है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट एनी क्लोज लूप। क्या आपको मेरी बात हजम हो रहा है, समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो व्हाट इज से? यस सर। जैसे हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और काफी डेरिवेशन उसमें से किए थे, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में एम्पियर्स लॉ को लेकर सिमिलर डेरिवेशंस होंगे, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। लॉ कहता है द क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। समझाऊंगा। गॉस लॉ में था क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप और कंटूर। कंटूर मतलब कोई क्लोज्ड पाथ को कंटूर कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तो क्या आएगा क्वेश्चन में? आपको बुक में यहाँ में आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है मैथमेटिकली? हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ये लॉ को आप लिख सकते हो बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट एसोसिएटेड। ISSO का मतलब क्या होगा? इज करेंट पासिंग थ्रू लूप। ये हो गया एम्पियर्स लॉ। कोई एग्जांपल देना पड़ता है कभी कभार, 2 मार्क के लिए पूछते हैं, तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई हैव ए वायर carrying a current of I1 amperes and here is another wire carrying a current of I2 amperes. Both are carrying current in the same direction. I consider a closed loop of any shape and size. कैसा शेप का है उससे कोई मतलब नहीं। Due to these two current carrying conductors, there may be even more current carrying conductors outside also. Say it is I3. अगर ये पॉइंट में ये तीनों के चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना B and I consider a small displacement dl, तो
हम कहेंगे बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन अराउंड दिस लूप अगर एक बार निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है, I1 एंड I2, ये बाहर से जा रहा है, सो इट इज I1 प्लस I2। कितना सिंपल रहा, क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. म्यूचुअल टाइम्स I1 प्लस I2। समझ में आना चाहिए कि इसमें B क्या है। मैं इसको B के जगह B एट पॉइंट P लिखता हूँ, इसको B एट पॉइंट P कहता हूँ। B क्या है, B एट पॉइंट P, इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर्स I1, I2, I3 सबके लिए, ड्यू टू ऑल, और ड्यू टू ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू I1, I2 एंड I3 सबके लिए मिला के B निकाला। मतलब यहाँ पर जो B है वो I3 के लिए भी है, लेकिन जब हम वर्क निकालेंगे वो वर्क डन बाय द magnetic field in moving a unit north throughout this closed loop will not depend upon the electric field, the current carrying conductor here। गॉस लॉ में भी तो ऐसे ही कुछ लॉ था, आपको अगर याद होगा गॉस लॉ में भी अगर ऐसा कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे आप एक छोटा सा सरफेस एरिया ds कंसीडर कर रहे हो, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू Q1 है, Q2 है, और मान लो कि यहाँ पर Q3 है, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E था, बट E डॉट ds का इंटीग्रेशन was डिपेंडिंग ओनली ऑन द चार्ज इनसाइड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन होता था। क्या बात समझ में आया? यहाँ पर भी जो B है वो किसके लिए है, अंदर वाली करंट, बाहर वाली करंट, सबके लिए। और B डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या है, एक बार घूम के आने में कितना बार होगा। जैसे सपोज हम कहेंगे कि आई गिव यू अनदर एग्जांपल, अब समझे। यहाँ तक तो एम्पियर्स लॉ क्या है समझ गया, लेकिन थोड़ा ऐसे देखते हैं। सपोज यहाँ पर करंट है I1 अंदर जा रहा है, यहाँ पर करंट है I2, ठीक है, और ये कोई एक क्लोज लूप है। ऐसा कोई एक क्लोज लूप में अगर हम B डॉट डीएल निकालेंगे, ये क्लोज लूप का कोई एक इक्वेशन होगा, सर्किल होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कोई क्लोज लूप है तो कोई एक इक्वेशन होगा। B डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दिस कंटूर कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू। क्या करंट जा रहा है, I1 अंदर जा रहा है, I2 बाहर जा रहा है, I1 माइनस I2। यहाँ पे बुक में और एक गड़बड़ करता है, वो बताता नहीं है कि I1 माइनस I2 करेंगे कि I2 माइनस I1 करेंगे, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि वो वर्क वाले पार्ट को वो लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी करो वो उसका वैल्यू नहीं देते हैं। इट इज जस्ट एज गुड एज फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी किसको बड़े से छोटे को माइनस कर दो। लेकिन जब आपको VA माइनस VB पूछा जाता है तभी आप फंसते हो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हाँ 20 वोल्ट बोल दो, लेकिन VA माइनस VB हो सकता है कि 20 है या फिर माइनस 20 है। तो वो बात है, इसलिए वो लोग चीजें को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगे, खुद कंफ्यूज है। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ से हमें और एक चीज समझ में आया कि अगर मैं ये जो क्लोज लूप है लिया हूं, मैं इस क्लोज लूप में अगर मैं ऐसा वाला क्लोज लूप लेता हूँ, B डॉट डीएल का इंटीग्रेशन जितना होगा, ऐसा वाला क्लोज लूप लेता हूँ, B डॉट डीएल का इंटीग्रेशन उतना ही होगा। इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज लूप। समझ में आया? क्या याद रखने वाली चीज हुआ ये, क्या लिखेंगे, B डॉट डीएल does not depend upon the shape and size of closed loop। लेकिन क्लोज लूप को थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, तो बात चल रहा था I1 माइनस I2 लिखेंगे कि I2 माइनस I1 लिखेंगे। देखो, अगर ये लूप में हम ऐसे घूम रहे हैं, B डॉट डीएल निकालेंगे या फिर ऐसे घूमेंगे, अपनी मर्जी है, कैसे भी घूम सकते हैं। अगर ऐसे घूमेंगे
Close your right hand fist with your thumb being open. Let your fingers indicate the direction of circulation. आप अगर ऐसे घूम रहे हो तो ये करंट को पॉजिटिव ले लेना, तो I1 माइनस I2. अगर ऐसे घूमोगे तो आप आउटवर्ड करंट को पॉजिटिव लोगे, बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जेई, नॉट फॉर यू. ठीक है, अपने से जेई के लिए तैयारी करने वाले लोग कम है तो उनको तब जरूरत पड़ता है. I2 माइनस I1 लिखेंगे, I1 माइनस I2 लिखेंगे, बट दिस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. तो चांसेस कम है कि इसके ऊपर वो आपको कुछ पूछे, बट जो लोग एडवांस आईआईटी जी वगैरह देते हैं उनके लिए तो सब जानकारी रखना जरूरी है. समझ में आया क्या? दूसरा एग्जाम्पल. सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, करंट कैरिंग वायर है, करंट ले रहा है I1. यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग वायर है, चलो ये भी है अंदर की तरफ I2, और मैं कोई ऐसा एक लूप लेता हूँ. हम कैसे भी क्लोज लूप ले सकते हैं. ये एक क्लोज लूप है, और ऐसे करके गया, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया. अब ऑन दिस क्लोज लूप सी अगर मुझे निकालना है B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इट इज म्यू टाइम्स. देखो तो अगर हम ऐसे घूमते हैं, हम I1 के चारों तरफ कितनी बार घूमे? एक बार, दो बार. सो इट इज म्यू टाइम्स 2I1, और I2 के चारों तरफ एक बार घूमे प्लस I2. क्या बात समझ में आ रहा है? एक बार घूमने में जो वार्क होगा, क्योंकि यहां से यहां तक घूमने में एक बार वार्क हो गया म्यू I1, और ऐसे घूम के आने में म्यू I1 प्लस I2, दोनों मिलके हो गए 2 म्यू टाइम्स 2I1 प्लस I2. क्या बात पकड़ में आ रहा है कि हम कैसा क्लोज लूप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. बढ़िया. और सपोज आई गिव यू अनदर एग्जांपल. सपोज हियर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर. I consider a loop like this. ठीक है, ये तो हुआ नहीं. एक ये करंट क्या था? I था, और ये लूप है C. हम ऐसे गए, घूम के आए, तो आप क्या कहोगे? B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन भैया कितना होगा? देखो तो क्या हम I के चारों तरफ घूमे? हम तो गए ऐसे यहां से शुरू किए और बाहर से ही आ गए. डिड वी कंप्लीट? नो, इट इज 0, बिकॉज जो क्लोज लूप है उसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है वो मायने रखता है. द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज लूप, यही है वो क्लोज लूप जिसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है, जबकि इसके बगल में बाहर से जा रहा है, अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है. क्या बात समझ में आया? ये तो ये हो गया एम्पियर्स लॉ का इंपोर्टेंस. ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है. क्या लिमिटेशन है इसका? इसका एक लिमिटेशन भी है. क्या लिमिटेशन है? ये फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब जिसमें लाइंस ऑफ फ्लक्स का फ्लो आपको क्लियरली मालूम है कैसे फ्लो कर रहा है, और डेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में क्लियरली मालूम है. ठीक है, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है. इट्स नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस. तो लिमिटेशन क्या हो गया इसका? The law is applicable for long sources of magnetic field. कहने का मतलब है, due to infinitely long wire, you can find out the magnetic field here, can be found, निकाल सकते हो, लेकिन एक छोटा सा वायर के लिए यहाँ पर ये इससे नहीं निकलेगा.
समझ में आ रहा है क्या? इफ इट इज ए लॉन्ग वायर बीपी कैन बी फाउंड यूजिंग एम्पियर्स लॉ, बट हियर अगर एक छोटा सा वायर है पी पॉइंट में, बीपी कैन नॉट बी फाउंड बाय एम्पियर्स लॉ। समझ में आया? लिमिटेशन है, कोई लॉन्ग सोर्स के लिए हम लगा सकते हैं इसको, मतलब जिसका एंड्स पता नहीं है, ऐसे कह सकते हो ऐसे। क्या बात समझ में आया? Yes. चलिए, तो एम्पियर्स लॉ हमें समझ में आ गया। द लॉ सेज दैट द magnetic field is non-conservative, and what is the work done in moving a unit north pole throughout any closed loop that is given as mu times I associated with the path. करंट एसोसिएटेड आपको बढ़िया से समझ में आया। अगर एक बार घूम के आओगे तो म्यू इंटू आई लोगे, दो बार घूमोगे तो 2 म्यू आई हो जाएगा, है ना? डिपेंड्स हाउ मच टाइम्स यू आर रोटेटिंग अराउंड द करंट कैरिंग वायर। नाउ यूजिंग दिस लॉ लेट अस फाइंड आउट बी ड्यू टू a long straight current carrying wire, कोई करंट कैरिंग वायर है, लंबा है, स्ट्रेट है, उसके लिए निकाला है ऐसा कोई वायर है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमें मालूम नहीं है, पता करना है। से दिस इज व्हाट इज द वायर, लंबा वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। यहां से कुछ आर डिस्टेंस में हमें पता करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, कितने दूर पे आर डिस्टेंस में। समझ जाओगे तो आप खुद लिखो, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखेंगे, ठीक है? समझोगे तो 30 सेकेंड्स का है, बिना समझे उतारोगे तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। ये कोई एक वायर जा रहा है जिसमें करंट आई है, हमें पता करना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो गॉस लॉ में भी तो ऐसे करते थे, लेट अस कंसीडर एक क्लोज्ड सरफेस, तो यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप ले लो। चलो मैं ऐसा एक क्लोज्ड लूप लेता हूँ, कैसा वाला? ऐसा वाला। आई कंसीडर ए क्लोज्ड लूप लाइक दिस, ऐसा वाला एक क्लोज्ड लूप मैं लेता हूँ, ठीक है? अब ये क्लोज्ड लूप जो है इसका हर एक पॉइंट वायर से बराबर डिस्टेंस पे है। बराबर डिस्टेंस पे है तो कॉमन सेंस से पता चलता है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर होगा। यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी उतना होगा, बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। कैसे? क्योंकि इसके लिए जो ये मान लो स्ट्रेट वायर है, इसके लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, टेंजेंट टू द लूप, और यहाँ पे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इज डिफरेंट। So it is not producing a uniform magnetic field, it's a non-uniform magnetic field. However, on this loop, at every point, the magnitude of magnetic field intensity is same. ये हमें समझ में आ गया। क्या बात समझ में आया? तो और हम जानते हैं कि इसके चलते जो फ्लक्स है वो गोल 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 शक्तिमान की तरह घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, सॉरी, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, बी, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड हियर मस्ट बी इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसा होगा, टेंजेंट टू द फ्लक्स। ये हो गया बी यहाँ का। यहाँ पे जितना बी है यहाँ पे भी उतना ही बी है लेकिन अलग डायरेक्शन में। एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट? वी वांट टू फाइंड आउट बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। वी कुड अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सेम एट एवरी पॉइंट एंड टेंजेंट टू द लूप, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है और वो टेंजेंट टू द लूप है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेता हूँ dl, छोटा सा एक लेंथ लेता हूँ dl, ऐसा, ये जो छोटा सा dl लिया अराउंड द लूप दैट इज आल्सो टेंजेंट टू द लूप। ये dl और ये हमारा b दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो व्हाट इज b डॉट dl? bdl ओनली, इट इज bdl ओनली। तो मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट वेक्टर्स आर डिफरेंट। तो चलो इसको कहते हैं b1, इसको कहते हैं dl1।
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? टेंजेंट टू द लूप, कॉल इट B2, यू कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl2 लाइक दिस। तो हमें क्या निकालना है? B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, मतलब B1 डॉट dl1, B2 डॉट dl2, B3 डॉट dl3, ऐसे करते 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 घूम के आना है, सारे को जोड़ना है कि नहीं? यस, सारे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सोचो तो। B1 डॉट dl1, B1 और dl1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इट विल बी B1 dl1 cos 0, B2 dl2 cos 0 लाइक दिस। सबको निकालेंगे और जोड़ेंगे। और ये B1 डॉट dl1 में B1 क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ B1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 सब बराबर है, चलो सबको B मानते हैं। इट इज B dl1 B dl2, ऐसे करके सबको निकालेंगे और जोड़ेंगे। दिस इज हाउ व्हाट इज गोइंग टू गिव यू B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। हुआ कि नहीं हुआ? अब B हर जगह बराबर होने के कारण वो कॉमन चले जाएगा। जैसे ये कॉमन चला गया, आप देखोगे जैसे ये चीज कॉमन चला गया, क्या देखोगे आप? रह गया अंदर क्या? इट इज dl1 dl2 dl3, ये सबको जोड़ना है। B गोज कॉमन, dl1 dl2 dl3 एंड सो ऑन। अब dl1 ये छोटा सा लेंथ, dl2 ये छोटा सा लेंथ, सारे छोटे छोटे लेंथ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2πr। Will it not be equal to 2πr? It will be into 2πr। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू हुआ b into 2πr। समझ में आया? So this whole thing is equal to, समझ लो, हम लिखवाएंगे दोबारा। ये whole thing क्या बन गया? It is b into 2πr। और एम्पियर लॉ कहता है कि this is equal to mu naught times the current passing through the loop। इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है? I। So B into 2πr is mu naught I। What is B? Mu naught I by 2πr। क्या बात समझ में आया? ऐसे करके निकालना है। तो अब ये सारा चीज को हम लोग लिखेंगे, अभी तो हम समझ लिए, चलिए लिखते हैं। ये तो समझने वाली बात था। लेट्स राइट। कैसे लिखेंगे? एग्जाम में मार्क आएगा। तो ये हो गई हमारा स्ट्रेट वायर और इसमें करंट जा रहा है I, और हमें यहां से कुछ r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है ऐसे। और मैं क्या करता हूं, मैं एक क्लोज लूप लेता हूं जो दिखने में कुछ इस किस्म का है। Let us consider a circular, वहां पर कहते थे गॉसियन सरफेस, यहां पर कहेंगे एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप एज शोन इन फिगर। ज्यादा फैलाएं क्यों? फिगर में दिखाएं, शोन इन फिगर, इतना लिख दो तो ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। हम एक एम्पियर्स लूप लिए जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। एग्जामिनर उतना भी नहीं दिखेगा तो कॉपी क्यों करेक्शन करेगा? नहीं, तो वो देख लेगा कि क्या है बगल में। एम्पियर्स लूप एज शोन इन फिगर। ठीक है। दी magnitude of magnetic field at every point on loop is same as B। चलो मानते हैं। क्यों सेम है? ड्यू टू सिमेट्री। हर एक पॉइंट लूप का यहां से बराबर डिस्टेंस पे, तो हर जगह भी होगा। सिंपल सा चीज है भाई, हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी। द मैग्नेटिक फील्ड अच्छा थोड़ा सा लिखेंगे, बाय बायर-सावर्ट्स लॉ।
of the magnetic flux forms circular loop around the straight wire। ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। स्ट्रेट वायर के लिए सर्कुलर लूप कर रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ B at every point on loop is कैसा होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? टेंजेंट टू द लूप ऐसा होगा। is tangent to the loop। ये बात समझ में आया? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इज tangent to the loop ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, it is always tangent to the loop। चलो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड को B1 कहते हैं, इसका B2 कहते हैं। बोले सर अभी तो बोले कि हर जगह बराबर है। हाँ बराबर है भाई, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शंस आर डिफरेंट। Directions are different like this. If I consider a small displacement, हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर magnetic field is something like this, ये B1 है। If I consider a small displacement dl, यहाँ पर small displacement लेता हूँ dl और call it dl1। Let us consider a small displacement dl1 along the circuit। Then B dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज B1 dot dl1 प्लस B2 dot dl2 ऐसे लिखना है, प्लस B3 dot dl3। ज्यादा मत लिखना, ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क नहीं मिलेगा। ऐसे कर देना, जो आता है उसी को लंबा खींच लेते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि B1 and dl1 are in the same direction, both of them are tangent to the loop, तो एंगल between them is 0, so it is coming out to be। इसमें जो हम B1 B2 B3 लिखें, where थोड़ा लिख देते हैं, where B1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B3 का मैग्नीट्यूड, सब बराबर है, सब B है, वही B हमें पता करना है। सो B डॉट dl1 का क्लोज लूप इंटीग्रेशन अबाउट दिस कंटूर C इज इक्वल टू B1 dl1 cos 0, B2 dl2 B1 dl1 cos 0। B1 मतलब B1 का मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको B1 क्यों लिखूं? B1 का मैग्नीट्यूड क्या है? B है। B2 का मैग्नीट्यूड क्या है? B2 का मैग्नीट्यूड भी तो B ही है, एंड सो ऑन। सो B गोज कॉमन, dl1 dl2 dl3 सबको जोड़ो, इट इज B इंटू 2 पाई r। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आया? ये जो B1 डॉट dl1 था, इसको मैं B dl1 कैसे कर दिया समझ में आया? क्योंकि B1 का मैग्नीट्यूड A डॉट B, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज B। क्या बातें हजम हो रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. हाँ, आज मेरा फेवरेट स्टूडेंट अच्छा कोने में बैठा है।
गोलक बढ़िया। गोलक क्यों कोना पकड़ के बैठ गया आज? गोलक को समझ में आ रहा है बेटा? गोलक को समझ में आ रहा है क्या? हंस रहा है, बोल नहीं रहा है। सर आ रहा है। सर आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर तो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। आया समझ में? ना ये जो चीज हम लोग लिखे here current passing through the loop, passing through the loop कितना है? वही तो आई करंट जा रहा है, इसके अंदर से आई करंट जा रहा है, तो आप कहोगे आई। थोड़ा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये लूप है, ये करंट वायर ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि वायर ऐसे जा रहा है, लेकिन कितना करंट जा रहा है वही देखना है। दैट इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट वी फॉरगॉट टू डिस्कस। ऐसे सीधा जाएगा तो इसको म्यू आई कहेंगे नहीं। मान लो कि द करंट कैरिंग वायर इज लाइक दिस, तब भी आप कहोगे द करंट पासिंग थ्रू द लूप इज आई। बात समझ में आया? अच्छा, तो करंट पासिंग थ्रू द लूप इज आई यहां पर लिखना है बाय एम्पियर्स लॉ। क्या मिला? B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। बट ये हम लोग निकाल चुके हैं कि ये था B इंटू 2 पाई r एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जिसमें I क्या निकल के आया? सॉरी, I नहीं, हमें B चाहिए था। B क्या निकल के आया? म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। क्या बात समझ में आया? खत्म हो गया डिराइवेशन। ठीक है, ये हो गया डिराइवेशन ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। You must see all these things. पहला तो हुआ कि कोई अगर छोटा सा करंट एलिमेंट है आइडियल, उसके लिए कुछ r डिस्टेंस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B और कहो dB वाज प्रोपोर्शनल टू क्या था? म्यू आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब dB वाज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r is proportional to 1 by r square, but due to a long wire at a distance r जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा that is equal to mu I by 2 pi r। ध्यान रखना B is proportional to 1 by r। समझ में आया? छोटे एलिमेंट के लिए अलग होता था, बड़े के लिए कोई दूसरा हुआ। आया समझ में? नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये कोई लंबा सा वायर है, करंट जा रहा है I, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है तो ये बनता है म्यू आई बाई 2 पाई आर। सबको समझ में आया? ये r डिस्टेंस में B होता है म्यू आई बाई 2 पाई r। मतलब अगर हम B का वेरिएशन प्लॉट करेंगे तो देख रहे हो कि ये B जो है R को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर R1 डिस्टेंस में B1 हुआ, R2 डिस्टेंस में B2 हुआ, तो आप कहोगे B1 R1
B1 हुआ R1 डिस्टेंस में, तो B1 R1 क्या हो गया, म्यू आई बाई 2 पाई, म्यू आई बाई 2 पाई। और R2 डिस्टेंस में अगर B2 हुआ तो इट इज B2 R2 इज म्यू आई बाई 2 पाई। कहने का मतलब है इफ आई वांट टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ B विथ डिस्टेंस, B का वेरिएशन विथ डिस्टेंस क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, R बढ़ने लगेगा, B घटने लगेगा। जब वो R1 डिस्टेंस में है तो B का वैल्यू B1 है, जब वो R2 डिस्टेंस में है B का वैल्यू B2 है। यहाँ पर B का वैल्यू B1 था, जबकि यहाँ पर B का वैल्यू B2 है। जब ये R1 डिस्टेंस में है B का वैल्यू B1 है, जब R2 डिस्टेंस में है B का वैल्यू B2 है। बट व्हाट इज B1 R1, सेम एज B2 R2। बट ये फिगर में B1 R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? In this figure, if you see, in this figure, you will see B1 R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? B1 R1 तो कुछ ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और B2 R2, if you think about B2 R2, B2 R2, ये B2 है, ये B2 है और ये R2 है, ये R2 है, ये B2 है। What does this area represent? You will say this area. Sorry, कहाँ से निकल गया ये? ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो है ये एरिया क्या है, ये B2 R2 है। व्हाट यू ऑब्जर्व, B1 R1 इज इक्वल टू B2 R2, मतलब दिस रेक्टेंगल का एरिया ये रेक्टेंगल का एरिया की बराबर है। मतलब आप ये ग्राफ को क्या कहोगे, शायद आपको याद होगा, ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लेकर, हाँ कोई भी पॉइंट लेके अगर रेक्टेंगल बनाएंगे उसका एरिया बराबर रहेगा। क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखा, तो ऐसा एक ग्राफ को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, ये समझ में आया? तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल में काम में लगेंगे। Supposing here is a long wire and you want to find out the magnetic field here at a distance say r from here, और हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू आई बाई 2 पाई r है, सबको मालूम है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना तो क्यों बना, क्योंकि बाय बायर्स-सावर्त लॉ एवरी स्मॉल करेंट एलिमेंट कंट्रीब्यूटेड सम मैग्नेटिक फील्ड। हर एक छोटा छोटा एलिमेंट के लिए कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, और अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे भी लेता हूँ तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो हर एक छोटे एलिमेंट के लिए कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, वो सारे सेम डायरेक्शन में थे, सारे मिलने के बाद ये बना म्यू आई बाई 2 पाई r। मतलब ऊपर वाले हाफ पार्ट के लिए जितना बना होगा नीचे वाले हाफ पार्ट के लिए उतना ही बना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग वायर है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक गया है। क्या बात समझ में आ रहा है? पूरा वायर के लिए बना म्यू आई बाई 2 पाई r, इसके लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड बना इसके लिए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बना। कहने का मतलब इफ आई चेंज द केस, मैं केस बदल देता हूँ। आई कंसीडर ए लॉन्ग वायर बट सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक तरफ तो इन्फिनिटी तक गया है लेकिन यहाँ पर ही खत्म हो गया, और आपको पूछा गया कि बताओ एक एंड में एट ए डिस्टेंस r मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा? पूरे के लिए यस, आधा रहेगा, आधा तो गायब हो गया। इट विल बी म्यू आई बाय 4 पाई r, याद रखना। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई बाय 4 पाई r। थोड़ा बढ़िया से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। फिर भी बढ़िया से नहीं हुआ, काम चलाओ इसमें से। इट इज म्यू आई बाय 4 पाई r। क्या बात समझ में आया? हाँ ना, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? समझ में आया? यस सर। यस सर। बढ़िया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज एक तो बताता हूँ जो मुझे नहीं बताना चाहिए, फिर भी हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे।
अगर ये वायर फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, और आपको किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? ये फाइनाइट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है r डिस्टेंस में। डेरिवेशन नहीं बताता हूँ, खाली फॉर्मूला बता देता हूँ। आप क्या करोगे ऐसा केसेस में? यू जॉइन दिस पॉइंट टू दिस एंड एंड टू दिस एंड। सपोज ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, तो ये जो P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना बनेगा? बनेगा म्यू आई बाई 4 पाई आर, जो आप जानते थे, इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो आई एम जस्ट स्किपिंग इट। फॉर्मूला जान लो, कहीं जरूरत में लग जाएगा। अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? समझ में आया? डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन इनवर्ड। यही एक ही फॉर्मूला काम में आ जाता है। जैसे मान लो कि अगर ये लॉन्ग वायर होता, बहुत लंबा होता, बहुत लंबा होगा तो अल्फा बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा, बीटा बीटा भी जीरो हो जाएगा। अल्फा को जीरो, बीटा को जीरो करो, cos 0 1, cos 0 1, 1 plus 1 2, 2 कट गया, क्या मिला? म्यू आई बाई 2 पाई, जो आप जानते हो। अगर सेमी इनफाइनाइट होता, मतलब आप एक एंड में बैठे हुए हो, आपके लिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो अल्फा का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बहुत दूर पे, लेकिन बीटा हो जाएगा 90। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीटा का जगह 90 करोगे तो cos 90 जीरो, cos अल्फा 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू जीरो है, तो हो गया म्यू आई बाई 4 पे। मतलब जो फॉर्मूला हम जानते थे वही फॉर्मूला इससे भी वेरीफाई हो रहा है। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। अभी मैं आपको नेक्स्ट डेरिवेशन बताने वाला हूं। बहुत समय है हमारे पास। B due to a solenoid at center of solenoid। पहले हमें समझ में तो आया कि ये सोलेनॉइड चीज क्या है। What is this solenoid? We want to know। ये सोलेनॉइड क्या है कि ऐसा कोई एक स्ट्रेट मैग्नेटिक मटेरियल का बार होगा और इसके ऊपर कोई वायर को हमने कुछ ऐसा वूंड कर दिया है। कैसे? देखो मैं कर रहा हूँ। ये वायर गया ऐसे, फिर आया ऐसे, ये वायर इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके वूंड हो गया है। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या मैं आपको विजुअलाइज करवा पा रहा हूँ सोलेनॉइड क्या है? यस सर। ये वायर के ऊपर ऐसे ऐसे गया है और ये यहाँ से ऐसे निकल गया है। समझ में आया? दिस इज ए सोलेनॉइड। अब ये जो बार है बीच में, ये यूजुअली मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। इट में भी आयरन, इट में भी निकल, कुछ रहता है। कभी कभार तो वायर इतना मोटा होता है कि एयर कोर में इसको वूंड कर देते हैं, मतलब ये अपने ऊपर ही वूंड हो गया है और बीच में एयर है। इसको कहते हैं सोलेनॉइड। नाउ लेट अस सी, वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ पर सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, मान लो कि कुछ करंट इसमें जा रहा है, इसमें करंट कुछ आ रहा है। मैं इस सोलेनॉइड के बारे में आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखाना चाहूंगा। आई हैव गॉट इट नाउ। देखिए मैं एक सोलेनॉइड बना के लाया हूं आपके लिए। पहले से तो देखे होंगे, ये है सोलेनॉइड। देखो तो, इज इट विजिबल टू यू? क्या आपको दिख रहा है सोलेनॉइड? हुआ क्या है इसमें? हुआ क्या है, एक वायर में करंट ऐसे गया ना, फिर वो निकल के ऐसे आया, फिर ये निकल के ऐसे आया, ऐसे करके जा रहा है। इसलिए हर एक में आपको करंट दिख रहा है सेम डायरेक्शन में। The current in every turn is in the same direction. Are you able to see the current direction here? Yes sir. Yes.
ऐसे करंट डिरेक्शन आपको दिख रहा है। अब सोचो, यहाँ से करंट घुसा और ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको ये सोलेनॉइड का मैग्नीफील्ड का डेरिवेशन हर जगह मिल जाएगा, लेकिन समझ में कहीं भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। तो थोड़ा ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा। ये जो टॉर्क है, इसमें करंट कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा? आप जानते हो, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर एंड द अदर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो इसके लिए फ्लक्स यहां से निकलेगा, ऐसे घूम के आएगा, इधर से घुसेगा। क्या सही है? फॉर दिस टर्न द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर एंड एंटरिंग हियर। ओके, for this turn the magnetic flux is coming out from here and entering here। इसके लिए फ्लक्स यहां से निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इसके लिए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, जबकि इसके लिए इस पॉइंट में फ्लक्स ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। क्या बात समझ में आया? At this point, at this midpoint of these two turns, their magnetic fields will counterbalance each other। तो लगेगा क्या? जैसे फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है और अंदर नहीं जा रहा है, अंदर तो कैंसिल हो गया, फिर घूम के आया, इधर से गया। क्या बात समझ में आया? तो फ्लक्स लगेगा कि इफ यू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस टू टर्न्स, फ्लक्स यहाँ से निकल के ऐसे घूम के ऐसे करके अंदर जा रहा है। फिर अगर इसका इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे तो इसके चलते, ये वाला टर्न के चलते फ्लक्स यहाँ से निकल के ऐसे आ रहा है, और ये वाले के चलते फ्लक्स अंदर से बाहर जा रहा है। फिर ये दोनों कैंसिल करेंगे, मतलब तीनों टर्न की इफेक्ट को और देखेंगे, लगेगा कि फ्लक्स ऐसे निकल के ऐसे घूम के ऐसे करके अंदर आके घुस रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। तो ये सारा टर्न को अगर हम कंसीडर करेंगे, इसमें करंट जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, सारे का इफेक्ट को जोड़ेंगे तो लगेगा कि फ्लक्स यहाँ से निकल के ऐसे करके ऐसे आ रहा है, इधर से घुस रहा है, यहाँ से निकल के इधर से भी आ रहा होगा और ऐसे घुस रहा होगा। सो यहाँ से फ्लक्स निकल के ऐसे आ रहा है, ये हमें समझ में आया। तो दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेट। यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, घूम फिर के आके यहाँ पे घुस रहा है। क्या बात समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब जो सोलेनॉइड है, दैट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज बिहेविंग एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है और आके ऐसे घुस रहा है। जब करंट ऐसा है, when the current is like this, the flux is coming out from here, entering here। तो ये कौन सा पोल कहलाएगा? नॉर्थ पोल कहलाएगा कि साउथ पोल? फ्लक्स यहाँ से निकल के आया, फ्लक्स यहाँ से निकल के आया, यहाँ पर आके घुसा, तो ये पोल कौन सा पोल होगा? पोल। खाली पोल सुनाई दिया, कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स निकल के नेगेटिव चार्ज में जाता था। पॉजिटिव चार्ज का एनालोगस क्वांटिटी क्या है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल से घुसेगा। तो दिस एंड इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचे तो ये जो एंड है वो कौन सा एंड है? आपका करंट यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रहा था अंदर। अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगा, इधर से दिखाऊंगा, तो जो करंट है वो कैसे था? क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था? करंट ऐसे था। सी फ्रॉम योर साइड द करंट वाज लाइक दिस। करंट ऐसे था ना, मतलब कैसा था? क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो सोलेनॉइड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करता है। उसका उस फेस जो एंटी क्लॉकवाइज करंट लेता है वो कैसे बिहेव करता है? एज नॉर्थ पोल। और जहां पर ये करंट था, यहाँ पर ये एंड साउथ पोल था। आपकी तरफ से देखे तो ये करंट कैसा है? ऐसा है, मतलब क्लॉकवाइज है। सो द एंड कैरिंग ए क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज साउथ पोल, द एंड कैरिंग ए एंटी क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। क्या बात समझ में आया? यस सर। चलिए
उसी चीज को लिखते हैं। तो पहले सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा सा, सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा सा आप कहोगे ए सोलेनॉइड behaves as an electromagnet। अगर मैग्नेट है तो कौन सा पोल नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा पोल साउथ पोल बनेगा, देखना। द फेस और द एंड कैरिंग anti-clockwise current behaves as north pole, the end carrying clockwise current behaves as south pole। याद रखने के लिए कुछ आसान चीजें भी हैं। हम साउथ को ऐसे लिखते हैं एस, तो ऐसे दो ठो एरो मार्क दे दो, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल को थोड़ा डिजाइन करके लिखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। क्या बात समझ में आया? एस फॉर क्लॉकवाइज करंट देखो, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन दिख रहा है। ऐसे करके भी याद रखते हैं, अपना अपना तरीका है, आप कैसे याद रखोगे। क्या बातें समझ में आया? यस सर। अब अगर आप इतनी समझदार सोचते हो खुद को तो बताओ ये वाला एंड जो करंट ऐसे से गया है, ये वाला एंड कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की साउथ पोल? मैं थोड़ा इधर से ऐसे देख के देखूंगा तो ये करंट वायर ऐसे जा रहा है, पीछे से आ रहा है, इट इज लुकिंग एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? तो दिस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल और दिस विल बिहेव एज साउथ पोल। क्या ये बातें भी समझ में आया? यस सर। अब जो फ्लक्स है कहां से निकलेगा भैया? वो फ्लक्स निकलेगा नॉर्थ पोल से और जाएगा घूमते हुए जाएगा आएगा साउथ पोल। लेकिन आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कभी रुकता नहीं है, हरदम क्लोज लूप करता है, तो अंदर से होते हुए आएगा, अपना रास्ता कंप्लीट करेगा, है कि नहीं? सिमिलरली खाली फ्लक्स ऊपर से जाएगा क्या, नीचे से भी तो जाएगा। द फ्लक्स विल आल्सो कम दिस वे, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, इधर खत्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट द क्लोज लूप। सो दिस इज व्हाट इज द लाइन्स ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए सोलेनॉइड। अगर आपको कोई सोलेनॉइड का फिगर दे दिया जाएगा, उसमें करंट का डायरेक्शन मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप उसका लाइन्स ऑफ फ्लक्स ड्रॉ कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर करंट आई घुस रहा था, यहाँ से निकल रहा था, तो ये नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा था। और उल्टा कर देंगे, करंट को इधर से घुसाएंगे और इधर से निकालेंगे तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। देखो जिनको खाली नोट्स चाहिए उनको तो नोट्स मिल जाएगा, बाद में भी मिल जाएगा नोट्स। लेकिन क्यों होता है, कैसा होता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और CHSE वालों का डेरिवेशन में यही आता है, तो आपको डेरिवेशन में ये सब चीजें लिखना नहीं पड़ेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। जो लिखने वाली बात है वो लिखेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। A solenoid behaves as an electromagnet. The end carrying a clockwise current, anti-clockwise current, behaves as north pole, है ना? And the end carrying a clockwise current behaves as south pole. यहाँ तक की चीजें हमें समझ में आया। और the lines of flux due to the electromagnet we have seen. एकदम क्लियर हुआ? यस चल आगे बढ़ते हैं।
हम ऐसा कोई सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कहाँ? एट द कोर। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर अगेन। मैं इस फिगर को दोबारा लेना चाहता हूँ और लेके ड्रॉ करना चाहता हूँ। यस, नाउ द डेरिवेशन कम्स। बड़ा सा सोलेनॉइड ले लिया मैं ऐसा, ठीक है, आप समझाने के लिए मुझे आसान होगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से करंट घुस रहा है आई, और यहाँ से करंट निकल रहा है आई, और जो भी फ्लक्स बाहर से आते हैं, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे से हो या आगे से या पीछे से हो, सारे के सारे फ्लक्स अंदर ही जाते हैं, अंदर से पास कर रहे हैं। मतलब जितना फ्लक्स यहाँ पे घुस रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ पे निकल रहा है, हर जगह बराबर अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहा है। सेम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड एट एवरी पॉइंट अलोंग द एक्सिस, नेग्लेक्टिंग लीकेज। कुछ फ्लक्स लीक कर रहा होगा, निकल के भाग रहा होगा, उनको छोड़ो। लीकेज को कैसे नेग्लेक्ट करेंगे? अगर ये जो आपका टॉन्स है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मान लो कि ये नंबर ऑफ टॉन्स है, इसे गैप गैप रखोगे तो ज्यादा लीकेज होगा। इसको इसे प्रेस करके रखेंगे तो द टॉन्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उसमें जो लीकेज होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता करना है दी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैं यहाँ पर एक क्लोज लूप लेना चाहता हूँ। आई कंसीडर ए क्लोज लूप लाइक दिस। कैसा क्लोज लूप? कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं अपनी सुविधा के हिसाब से मैं ऐसा एक क्लोज लूप लेना चाहता हूँ जो दिखने में कुछ रेक्टेंगल टाइप का है। ऐसा एक क्लोज लूप लेना चाहता हूँ, ऐसा, ठीक है। आई टेक ए क्लोज लूप लाइक दिस। ये कैसा क्लोज लूप है? हाँ, थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। चलो, इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं क्लोज लूप का, इस पॉइंट को सी कहते हैं, इस पॉइंट को डी कहते हैं। कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं। और ऐसा क्लोज लूप ले रहे हैं कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल डी, और ये लेंथ कितना है? ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये दोनों साइड इनफाइनाइटली लार्ज है, और ये डी है। क्लोज लूप कैसा भी शेप का ले सकते हैं, मैं अपनी मर्जी का ऐसा ले लिया, ठीक है। तो इस चीज को लिखना होता है, यहां से हमें लिखना शुरू करना है। Now we want to find out the magnetic field at the core, at the center. तो पहले आपको ऐसा एक फिगर बनाना पड़ेगा। CHEC वालों का एम्पियर्स लॉ में सिर्फ यही आता है, और हर एक साल छोड़ो अल्टरनेट ईयर ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना। डेरिवेशन, लेट अस कंसीडर a rectangular closed loop. Let us consider a rectangular closed loop A, B, C, D as shown. Let AB is equal to CD is equal to capital D length. BC is equal to AD is equal to infinite. मैं ऐसे ले सकता हूँ कोई भी साइज का। मैं ऐसा रेक्टेंगुलर क्लोज लूप ले लिया, जाके बुक में देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी इस क्लोज लूप में मुझे B डॉट DL एक बार घूमना है, ठीक है, B डॉट DL निकालना है। तो B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज नथिंग बट B डॉट DL का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? A से B प्लस B डॉट DL का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? B से C प्लस B डॉट DL का इंटीग्रेशन C टू D प्लस B डॉट DL का इंटीग्रेशन D
डी टू ए, ये हो गया कंप्लीट, क्योंकि हम ए से शुरू किए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए से गए। समझ में आया? तो बी डॉट डी एल का Yes. क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज कमिंग आउट टू बी दिस। आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक पार्ट को निकालेंगे। पीछे से निकालता हूं, बी डॉट डी एल ए टू डी और बी डॉट डी एल सी टू डी, यहां से लिखना शुरू करता हूं, आपको समझने में आसान होगा। सी टू डी, बी टू सी पहले निकालते, बी टू सी, बी डॉट डी एल बी टू सी क्या है? फंडामेंटली याद करो, बी डॉट डी एल बी टू सी क्या था? यू आर गोइंग फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट डी एल जाएंगे हम, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एल अगर हम जाएंगे यहाँ पे ऐसे, कहाँ पे जा रहे हैं? क्लोज टू द सेंटर, ये डी एल जा रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स था यहां से निकल के ऐसे मुड़ के वापस जा रहा था, है ना? थोड़ा सोचो, ये था सोलेनॉइड, ये था सोलेनॉइड, और लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे निकल के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था। हम सेंटर के आसपास छोटा सा लूप लिए हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो हमारा B है वो कैसा है? इस लाइन को परपेंडिकुलर है। इज नॉट इट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन? यस, इस लाइन को परपेंडिकुलर है, और हम ले रहे हैं डीएल कैसे? ऐसे। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि ये जो डीएल है यहाँ पे, ये जो डीएल है वो यहाँ का जो B है, यहाँ का जो B है वहां का B को परपेंडिकुलर है कि नहीं? हर जगह DL1 is perpendicular to B1, यहाँ का DL2 will be perpendicular to B2, DL3 will be perpendicular to B3, क्योंकि different lines of flux are all going like this. Everywhere DL is perpendicular to B. तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? समझने के लिए इतना सारा चीज समझते हैं, लिखने के लिए उतना ज्यादा नहीं लिखते हैं। B dot DL is equal to 0 because on the path BC, B is perpendicular to DL। क्या ये बात में सबको समझा पाया? Yes, sir. Yes. तो B dot DL B to C इंटीग्रेशन इज 0। B dot DL B to C का इंटीग्रेशन B dot DL का होगा 0। आपके सामने ABCD लूप है, मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। ये वाला पार्ट मिला मुझे 0 B to C, और एक तो 0 है। कौन सा 0 होगा बताओ? B dot DL कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन? कहाँ से कहाँ तक का? D to A। यहाँ पे भी तो बात हुई है, यहाँ पर भी बात वही है। ये हो जाएगा दैट इज सेम एज B dot DL। सिमिलरली और सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली B dot DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन D to A इज ऑल्सो 0। दो चीज निकल गए। हुआ? चलिए अभी और क्या बाकी रह गया? बाकी रह गया ये C2D, ये वाला। अच्छा ठीक है। नाउ B dot DL का इंटीग्रेशन C2D, ये क्या होगा? देखो तो ये जो CD वाला पाथ है ये सोलेनॉइड से कितने दूर पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कोई भी एक फाइनाइट सोर्स के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस में इफेक्ट तो 0 होगा। ये इतनी ज्यादा दूर पे है कि हम कहेंगे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बिकॉज इट इज फार फार अवे फ्रॉम हियर, इनफाइनाइट साइड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो गया तो B डॉट DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि B ही नहीं है वहां पे। तो आप क्या कहोगे? B डॉट DL इज 0 बिकॉज on the path
CD, the magnetic field is 0. Why 0? As it is at infinite distance from solenoid से इनफाइनाइट डिस्टेंस में सब जीरो हो गया। बुक में ये सब 0 0 लिखा है, लेकिन समझने में आपको काफी दिक्कत होगा क्यों 0 हुआ, क्या चीजें समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब और क्या बाकी रह गया, कोई इंटेलिजेंट मुझे बताएगा, और कौन सा इंटीग्रेशन बाकी रह गया यहाँ पे निकालने के लिए? A to B B.dl, बहुत बढ़िया, A to B B.dl, बस इसी को निकालना है, ये निकल जाएगा, बाकी 3 तो 0 हो गए। अच्छा, नाउ B.dl, सॉरी B.dl A to B कितना होगा? थोड़ा फिगर को देखें, यहाँ पर तो B 0 नहीं है, नहीं, अच्छा क्या B कांस्टेंट है हर जगह? हाँ, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पे घुस रहा है उतने ही फ्लक्स यहाँ पे घुस रहा है, सेम फ्लक्स आ रहा है, और B होता है फ्लक्स बाई एरिया। अगर ये एक यूनिफॉर्म साइज का सोलेनॉइड है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह बराबर है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर B हर जगह बराबर है, B इज कांस्टेंट। और जब आप DL की बात करोगे तो फिर आप कहोगे कि हाँ ठीक है, लेट मी गो फॉर ए स्मॉल DL हियर लाइक दिस। अगर मैं ऐसा वाला एक DL जाता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा B and DL both are in the same direction, नहीं, B into DL1 cos 0, फिर B into DL2 cos 0, ऐसे करते करते हमें A से B तक आना है, और DL1 DL2 DL3 सबको जोड़ो तो क्या मिलेगा? You'll get the total length. ओ क्या हो गया? You'll get the total length of this, which is equal to D. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. This is equal to B into D. This is equal to B into D, because B magnitude is same at every point on, और B वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यों लिखेंगे? वेक्टर ही सेम है, वेक्टर ही सेम है, B is same at every point on AB, तो इसलिए हो गया B into D। तो सारे को जोड़ो, B.dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या हो गया? BD प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बाकी सारे 0 हो गए, D इक्वल टू BD। 95% काम खत्म हो गया। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. Now let n is total number of turns in solenoid। सोलेनॉइड में कुछ टर्न्स है, कितना है? सपोज n है, n is total number of turns in the solenoid। कितना ठो टर्न है? n ठो है ना? मतलब अगर ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n ठो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, एंड L इज टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। देन स्मॉल n, एक नया टर्म लिख रहा हूं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। L लेंथ में n ठो टर्न है, मान लो 20 सेंटीमीटर में 50 ठो टर्न है, पर सेंटीमीटर कितना हुआ? 50/20। n नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ L, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? n/L। लिखने की कोशिश में काफी चीजें आपसे छूट जाएंगे, वीडियो आपको मिल रहा है फ्री में देखने के लिए, बाद में लिख सकते हो गधे। क्या बातें समझ में आया?
हमें बी निकालना था और वो भी एम्पियर्स लॉ यूज करके, जबकि एम्पियर्स लॉ कहता है कि बी डॉट डी एल क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई। बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, अब म्यू नॉट आई वाला वैल्यू को निकालना है, राइट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर्स लॉ। व्हाट इज आई एसोसिएटेड? आई क्या? आई इज, और आई एसोसिएटेड रेदर आई विल से आई एसोसिएटेड क्या? इट इज करेंट पासिंग थ्रू लूप। जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे वो पक्का इस चीज का आंसर बता देंगे। पासिंग थ्रू लूप, लूप के अंदर से क्या करंट जा रहा है? कौन सा लूप? जो रेक्टेंगुलर लूप हम लोग कंसीडर किए, जो रेक्टेंगुलर लूप हम लोग कंसीडर किए हैं उसके अंदर से क्या करंट जा रहा है? ये लूप के अंदर से क्या करंट जा रहा है? वापस चलते हैं अपनी पुराने सोलेनॉइड के पास और मैं कोशिश करता हूं समझाने के लिए। देख लो भाई, ये था आपका चाइना मेड सोलेनॉइड, है ना? ये जो सोलेनॉइड था इसमें क्या हुआ था? हुआ यूं था कि आपका जो रेक्टेंगुलर लूप था वो लूप कैसे था? वो लूप का एक हिस्सा ए बी इसके अंदर से था, बाकी बी सी ए से बाहर की तरफ था, सी डी ऐसे था, डी ए ऐसे था। मतलब ए बी कैसे था? अराउंड द एक्सिस था। तो ये जो पूरा लूप बना उसके अंदर से क्या करंट जा रहा है? ये सारा करंट जा रहा है, ये भी 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 जा रहा है, सारे करंट जा रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ पर 5 टू नंबर ऑफ टर्न है तो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द लूप? 5 पाई। क्या बात समझ में आया? 5 पाई। लेकिन अभी हमें पता ये करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्न जा रहे हैं। अगर 10 टर्न जा रहे हैं तो 10 आई। अब ये जो लूप हम लिए हैं, लूप का लेंथ था d और इधर गया था इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए, फिर d, फिर ऐसे आया था। अब ये d लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है? अभी हम देखें कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n। सो इसमें से कितना नंबर ऑफ टर्न होंगे? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n इंटू d, और हर एक टर्न से करंट जा रहा है I, सेम करंट जा रहा है। क्या आपको समझ में आया? जो रेक्टेंगुलर लूप है इसलिए तो समझने में दिक्कत है, उतार के रट के लिखने में आसान है। जो n नंबर ऑफ टर्न है वो सारे इसके अंदर से जा रहे हैं, तो हर एक टर्न I करंट ले रहे हैं। कितना नंबर ऑफ टर्न है? d लेंथ में जितना टर्न है, पर यूनिट लेंथ क्या नंबर ऑफ टर्न था? स्मॉल n। तो d लेंथ में कितना टर्न हो गए? स्मॉल n इंटू d, स्मॉल n इंटू d। ठीक है, अब ये हो गया I एसोसिएटेड। नाउ बाय एम्पियर्स लॉ हम जानते हैं कि B डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एसोसिएटेड विद द लूप। B डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन अभी निकाले BD था, और ये हो गया म्यू नॉट टाइम्स NDI। अब ये D दोनों तरफ से गया तो D का वैल्यू क्या आ गया? म्यू नॉट स्मॉल n I, और स्मॉल n का वैल्यू को अगर डाल देते हैं जो कि कैपिटल N बाई L है तो ये मिलेगा आपको म्यू नॉट NI बाई L। Automatic field at the core of a solenoid, the center of the solenoid is mu naught Ni by L. Is it understood? Yes, sir. Yes. देखो कितना लंबा डेरिवेशन है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब इस डेरिवेशन में मैं थोड़ा सा हेडिंग में लिखना चाहूंगा, जैसे हम कैपेसिटेंस निकालते थे नेगलेक्टिंग फ्रिंजिंग बोलते थे, यहाँ पर लिखेंगे एट सेंटर ऑफ सोलेनॉइड नेगलेक्टिंग लीकेज। ठीक है, नेगलेक्टिंग लीकेज। लीकेज को लीकेज ऑफ फ्लक्स, लीकेज किसका? लीकेज फ्लक्स का लीकेज। फ्लक्स लीक कर रहा है, बीच बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे फ्लक्स रहेंगे, लीकेज कर रहा है का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि ये तो था हमारा कोर और ये तो थे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे ऐसे करके थे और फ्लक्स तो ऐसे जा रहा था, बात समझ में आया। लेकिन कुछ फ्लक्स यहाँ पे गुल 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 घूमते रहेंगे ऐसे, इनको कहते हैं लीकेज फ्लक्स, ऐसे घूम रहा होगा। तो ये पूरा सोलेनॉइड के साथ लिंक नहीं कर रहा, लेकिन छोटा सा फ्लक्स घुस रहा है, इसको हम कहते हैं लीकेज ऑफ फ्लक्स।
neglecting leakage, the magnetic field at the center of a solenoid is mu n I by L. मैं पूरा कोशिश की आपको समझाने के लिए, क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. देखो कितना लंबा डेरिवेशन है, और my experiences hardly anyone explains in any book why these quantities are all zero. That is understood only when you draw the proper lines of loss and see that dl is perpendicular to b. ठीक है, तो ये हो गई हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी एट द कोर ऑफ ए सोलेनॉइड। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहूँगा, दो इम्पोर्टेंट चीज है। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक एयर कोर सोलेनॉइड है, मतलब एक मोटा वायर को ऐसे ऐसे वुंड करके हमने एक सोलेनॉइड बनाया, अंदर हवा है, कुछ नहीं है, नो मैग्नेटिक मटेरियल इज देयर, करंट ऐसे जा रहा है। और ऐसा एक केस में मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर सपोज यहां पे करंट आई जा रहा है और सेंटर पॉइंट ए में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, P0। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करता हूं, सेम सोलेनॉइड के अंदर कोई एक आयरन बार को घुसेड़ देता हूं इसके अंदर। चलो ये था पहला वाला सोलेनॉइड, थोड़ा इसको दूर रखें। ये दूसरा वाला सोलेनॉइड। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, कोई एक आयरन बार को इसके अंदर में डाल देता हूं। ये है कोई आयरन बार, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर ये आयरन बार का रिलेटिव परमेबिलिटी दिया गया है म्यू आर। तो एट दिस पॉइंट बी क्या हो जाएगा, पहले जो B0 था क्या था, ये μ0 NI by L, लेकिन अभी B एट पॉइंट B क्या बनेगा, B एट पॉइंट B की बात करें तो इट इज इक्वल टू μ0 इंटू म्यू आर, क्योंकि आयरन का अपना रिलेटिव परमेबिलिटी है, इंटू NI by L which is equal to म्यू आर टाइम्स B0। पहले अगर B0 था, अब ये म्यू आर टाइम्स B0 हुआ। क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन आया है इन ए एयर कोर सोलेनॉइड इफ ए आयरन बार इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल इंक्रीज म्यू आर टाइम्स। क्या बात समझ में आया? yes. दूसरा चीज हुआ ये कि कोई अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड का सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड देख चुके हैं, म्यू एन आई बाई एल है। एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एल इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। या फिर कभी कभार हम लोग कंफ्यूज मत करना, कुछ बुक में ना ऐसे लिखा है बी एट द सेंटर इज, कुछ लोग तो ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। फिर ये जो स्मॉल एन है वो क्या है, एन बाई एल, कंफ्यूज मत कर देना। यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एल लेंथ, स्मॉल एन क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये तो सारे के लिए बना है, ये वाले टर्न्स के लिए, ये वाले टर्न्स के लिए, सबके लिए बना है। कितना था, म्यू एन आई बाई एल। अब इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इसके लिए भी उतना ही बन रहा होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों का इफेक्ट करके निकालेंगे म्यू एन आई बाई एल। अगर मैं आधे के लिए निकालूंगा तो ये आधा को हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर नो मोर। अगर इसका आधा हटा देते हैं, हम आधा हटा देते हैं तो ये नो मोर ए, you are at the end, no, you are no more at the center, you are at one end of a long solenoid। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आधा काट के निकाल देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जितना होता था उसका आधा होगा। बट जब आधा काट के निकाल दूंगा, आप लॉन्ग सोलेनॉइड की सेंटर में नहीं हो, कहाँ पे हो, एक एंड में हो। कहने का मतलब हुआ किसी एक लॉन्ग सोलेनॉइड की एंड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये पॉइंट में तो होता है, पी पॉइंट में होता है, बी एट पॉइंट पी इज म्यू एन आई बाई एल। लेकिन अगर आपके पास कोई एक सोलेनॉइड है एंड यू आर नॉट एट द सेंटर, रेदर यू आर एट वन एंड, अगर ये पॉइंट है P
तो बी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वाला और ठो जोड़ते पूरा लंबा हो जाता, तो बीच में होता ये आधा है, तो बनेगा म्यू एन आई बाई 12। सो ध्यान रहे कि सेंट्रल पॉइंट में म्यू एन आई बाई एल है, तो एंड पॉइंट में होता है म्यू एन आई बाई 12। समझ में आया? चलिए कोशिश पूरा किया हूँ, जिनको समझ में नहीं आएगा और लिख लेना। सो एट ये कहाँ हुआ, एट सेंटर, और ये क्या हुआ, एट वन एंड। आप लोग ढंग से समझे कि नहीं समझे, प्रूफ करने के लिए आपको एक मौका मिल रहा है। जो लोग दांत दिखा रहे थे वो लोग बोलने की कोशिश करें। हमारे पास एक कोई सोलेनॉइड है, दिखने में कुछ ऐसा है, चलो मानते हैं ऐसा सोलेनॉइड है, और यहाँ पर इसके ऊपर से एक वायर को वाउंड कर दिया गया है। ये वायर है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे करके इसके ऊपर से वायर वाउंड कर दिया गया है। ठीक है, आप सोचना और बताना ढंग से। ये वायर है, इसके ऊपर ऐसे सेवरल वुंड्स है, और ये ऐसे आया है। अब मैं क्या किया हूं, यहाँ पर कोई एक बैटरी कनेक्ट किया हूं। बाकी ये चीज आपको खुद सोचना है, समझना है और बताना ये है कि अगर इस सोलेनॉइड को हम लेके किसी एक मैग्नेट के पास रखेंगे जो ऐसा है, सॉरी मैग्नेट के पास रखेंगे जो ऐसा है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, किसी दूसरा परमानेंट मैग्नेट का। I want to know whether there will be attraction between them or repulsion। क्वेश्चन है आपके लिए। The force between the magnet and solenoid is attractive और रिपल्सिव, ऐसे पूछा है, और इसका आंसर आपको चैनल पे देना है। क्या आपको समझ में आया? जो लोग ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, वो लोग कर पाएंगे, बाकी लोग तो दे आर जस्ट वन अमंग द क्राउड। लाखों में एक, लाखों से एक में अंतर तो आपको मालूम होगा। You find 99.99% people like you around, but search out that 0.001% people who are striving to reach their goal. तो tell your answer in the channel। ये दोनों मैग्नेट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, बस आपको उतना ही लिखना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।